हेलो एवरीवन। ओके, सो अभी हम सीखने जा रहे हैं कि वो जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड एंड नेशनल पेंशन स्कीम जो हमने 80CC-D में पढ़ा है। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7,50,000 तक है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, बट अबव 7,50,000 वो टैक्सेबल हो जाता है। Similar to that, interest received on such excess contribution will be taxable under section 17(2)(7)(a। अब वो टैक्सेबल अमाउंट कंप्यूट कैसे करना है? फॉर दैट बच्चों देर इज अ फॉर्मूला। नाउ इंटरेस्ट का टैक्सेबिलिटी का ये फॉर्मूला है। सो टीपी दैट इज टैक्सेबल परक्विजिट इज इक्वल टू पीसी अपॉन 2। पीसी दैट इज एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर अबव 7,50,000 into R that is rate of return plus PC1 that is excess contribution of last year plus TP1 that is excess interest of last year into rate of return। अब रेट ऑफ रिटर्न कैसे कंप्यूट करेंगे? तो उसके लिए बच्चों फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे? सो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आपका आरपीएफ का, नेशनल पेंशन स्कीम का और सुपर एनुएशन फंड का जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है प्लस एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग द ईयर, बिगिनिंग में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन बिगिनिंग से लेकर एंड तक वो ओपनिंग पीएफ में ऐड करो, उसे कंपेयर करो विथ क्लोजिंग प्रोविडेंट फंड, इट विल गिव यू इनकम पार्ट। एग्जैक्टली वो इनकम पार्ट कैसे कंप्यूट होगा एक सम कराऊंगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सो ये जो इनकम है इस इनकम को डिवाइड करो विथ एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट दैट इज ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉन 2। एग्जैक्टली ये क्या है एवरेज इन्वेस्टमेंट? अंडरस्टैंड। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। ये मॉड्यूल का सम हम कर रहे हैं बच्चों। से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स is appointed as a CFO of ABC Limited in Mumbai from 1/9/20. So बच्चों he has appointed from 1/9/20. His basic salary is 6 lakh per month. His basic salary is 6 lakh. He is paid 8% as a dearness allowance. He contribute 10% of his pay and DA towards his recognized provident fund. सो पहले तो इसका सैलरी है 6 लाख प्लस इसका 8% डी है, सो डियरनेस अलावेंस 48, टोटल 6,48,000 और उसका 10% 64,800 हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। आगे दिया है एंड कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट। अभी एम्प्लॉयर भी हर महीने इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है 64,800। द एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ऑन 1/4/21, 31st March 22 and 31st March 23 is 50,35,000, 71,46,700, 94,57,700 रिस्पेक्टिवली। तो 3 साल के प्रोविडेंट फंड का बैलेंसेस दिया है। 21 में बिगिनिंग में कितना था 1/4/21 में, मार्च 22 के एंड में कितना है और मार्च 23 के एंड में कितना है। कंप्यूट द परक्विजिट वैल्यू चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स अंडर सेक्शन 17(2)(7). 17(2)(7) है फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22, एंड असेसमेंट ईयर 23-24 दैट इज फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर 21-22 में टैक्सेबिलिटी निकालेंगे। पहले अंडर सेक्शन 17(2)(7) पे निकालेंगे ये वाला सेक्शन। तो 17(2)(7) क्या कहता है? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पूरे साल का 7,50,000 है तक एग्जेम्प्ट, इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 क्या होगा? टैक्सेबल। यस और नो? तो 7,50,000 तक एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर टैक्सेबल। तो देखो बच्चों यहां पर 64,800 एक महीने का है, इंटू 12 करो। एम्प्लॉई जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 64,800 इंटू 12 दैट कम्स टू बच्चों 7,77,600।
तो 7,77,600 minus 7,50,000, this is your excess contribution. So this 27,600 will be taxable under section 1727. क्लियर? अब 1727 क्या कहता है? ये जो एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन है ना 27,600, इस पर जो इंटरेस्ट कमाया वो टैक्सेबल होगा अंडर 1727 है. अब इंटरेस्ट कितना कमाया, इनकम कितना कमाया, वो पता कैसे चलेगा? तो फॉर दैट पर्पज फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट रेट ऑफ रिटर्न. तो देखो बच्चों 1727 का फॉर्मूला पहले लिख लिया. टैक्सेबल परक्विजिट इज इक्वल टू PC डिवाइड बाई 2 इंटू R प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू R, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है ना, फॉर्मूला लिख लिया. अब पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ये एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन, ये मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया 27,600. अब मुझे फाइंड आउट करना है रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न कैसे आएगा बच्चों? तो रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, समझो इधर बच्चों. तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए बच्चों ये फॉर्मूला, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट. अब इनकम कैसे आएगा? तो देखो बच्चों मैं ये इनकम का कैलकुलेशन बता रहा हूं. तो क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखा है तो हमें यहां पर ओपनिंग प्रोविडेंट फंड दिया है 1421 का, फिर 31 मार्च 22 का दिया है, और फिर 31 मार्च 23 का भी दिया है. ठीक है ना, तो चलो ध्यान से समझो बच्चों. ये सबसे पहले अगर ध्यान से देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूं रेड पेन से, ये 50,35,000 ये मेरा ओपनिंग PF है बच्चों. कौन सी डेट का? 1421 का. ठीक है, और 31 मार्च 22 को हो गया इतना 71,46,700. तो मेरा PF बिगनिंग में 50,35,000 था, एंड में 71,46,700 कैसे हो गया? बट ऑब्वियस मेरे खुद का कंट्रीब्यूशन उसमें ऐड हुआ, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड हुआ, और जो इनकम जनरेट हुआ वो भी तो PF अकाउंट में गया. याद करो जब मैंने PF का डायग्राम बनाया था तो आपको बताया था PF में 3 जगह से पैसा आता है, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, इंटरेस्ट. तो ओपनिंग में अगर मेरा 50,35,000 था, एंड में अगर मेरा 71,46,700 हो गया, तो बट ऑब्वियस इंक्रीज ये तीनों की वजह से हुआ होगा. यस और नो? तो देखो अब इनकम कैसे निकाल रहे हैं, यहां पर ध्यान से समझना बच्चों. देखो ये मेरा ना क्लोजिंग PF का अमाउंट आ गया, ये मेरा ओपनिंग था, और ये एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन. तो अगर मैं क्लोजिंग में से एम्प्लॉई माइनस कर दिया, एम्प्लॉयर माइनस कर दिया, ओपनिंग माइनस कर दिया, तो बचा हुआ पोर्शन इज माय इनकम वाला पोर्शन. मतलब ड्यूरिंग द ईयर टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड इतना इनकम जनरेट हुआ. ठीक है, अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? तो सिंपल, ओपनिंग प्रोविडेंट फंड प्लस क्लोजिंग प्रोविडेंट फंड डिवाइड बाय 2. सर लेकिन एवरेज इन्वेस्टमेंट लेना ही क्यों है? तो बच्चों अंडरस्टैंड, यहां पर आपने जो इनकम कमाया 556,500, ऐसा नहीं था कि बिगिनिंग में जितना इन्वेस्टेड था उसी पर कमाया. हर महीने तुमने कंट्रीब्यूट किया, बॉस ने कंट्रीब्यूट किया, तुमने कंट्रीब्यूट किया, बॉस ने कंट्रीब्यूट, तो हर महीने कंट्रीब्यूशन हुआ ना. तो ऑन एन एवरेज कितना इन्वेस्टमेंट था? तो ऑन एन एवरेज इतना इन्वेस्टमेंट था. तो इस एवरेज इन्वेस्टमेंट पर मैंने कमाया 5,56,500. तो मेरा रिटर्न 0.0914. अब एक बार रेट ऑफ रिटर्न आ गया ना बच्चों, तो ये रेट ऑफ रिटर्न मैं अप्लाई कर दूंगा मेरे एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर. तो मेरा ये जो एम्प्लॉयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उसे क्यों डिवाइड बाय 2 किया? तो बच्चों वो एक्सेस कंट्रीब्यूशन भी थोड़ी ना फर्स्ट डे को हुआ है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो थ्रू आउट द ईयर हुआ है. तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन फर्स्ट मंथ में भी हुआ होगा, लास्ट मंथ में भी हुआ होगा, तो लास्ट मंथ पे तो इंटरेस्ट आया ही नहीं होगा, और फर्स्ट मंथ पे पूरे साल का आया होगा. तो ऑन एन एवरेज करने के लिए डिवाइड बाय 2 इनटू रेट ऑफ रिटर्न. सो दिस इज माय एक्सेस इनकम ऑन दैट एक्सेस कंट्रीब्यूशन, एंड दिस विल बी टैक्सेबल. दिस विल बी टैक्सेबल. और ये जो है ना बच्चों TP1 प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू R, ये लास्ट ईयर का एक्सेस. लास्ट ईयर तो कोई एक्सेस कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, हेंस लास्ट ईयर का टैक्सेबल निल.
अब ये लास्ट ईयर का टैक्सेबल नील इस पर्टिकुलर ईयर में हुआ, दैट इज विच ईयर? प्रीवियस ईयर 21, 22। लेकिन हमें क्वेश्चन में अब 2 साल का पूछा है, ध्यान से समझना। अब मैं आ रहा हूं सेकेंड ईयर में बच्चों, 22, 23, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, तो ध्यान से समझना। 22, 23 में वापस मुझे कंप्यूट करना है 17 to 7A में कितना टैक्सेबल, 17 to 7A में कितना टैक्सेबल। तो एक एक चीज पहले करते हैं, पहले 17 to 7 की बात करते हैं, 17 to 7 की, जिसमें सिर्फ एम्प्लॉयर का एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा। तो क्या यहां पर क्वेश्चन में कहीं पर भी दिया है कि एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज हुई? तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है, मतलब एम्प्लॉयर अभी भी इतना ही अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो 64,800 इंटू 12 दैट विल कम सेम अमाउंट, 7,77,600। तो 22, 23 में वापस एक्सेस पोर्शन विल बी 27,600 विच इज टैक्सेबल। अब प्रॉब्लम कहां पर आएगा मालूम है? 17 to 7 कैलकुलेट करना डिफिकल्ट नहीं है, 17 to 7A कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, बट बहुत इजीली आएगा। समझो इधर बच्चों, ध्यान से समझना। अब इस साल का मेरा एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना? 27,600। तो दैट 27,600 डिवाइड बाय 2 इनटू रिटर्न ऑफ 22, 23। लास्ट ईयर का अब रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न नहीं चलेगा, इस साल का रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। अब इस साल का रेट ऑफ रिटर्न कैसे आएगा? तो अब इस साल का इनकम डिवाइड बाय इस साल का एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब इस साल का इनकम कैसे आएगा? तो इस साल का इनकम के लिए 31 मार्च 23 को जो मेरा पीएफ का क्लोजिंग है और 1/4/22 को जो मेरा ओपनिंग है, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। सो ये क्लोजिंग कौन सी डेट का है? 31 मार्च 23 का। ये ओपनिंग कब का है? 1 अप्रैल 22 का। तो ओपनिंग प्लस एम्प्लॉई प्लस एम्प्लॉयर प्लस इनकम इज इक्वल टू क्लोजिंग आएगा ना बच्चों। तो अगर क्लोजिंग में से मैं ये तीनों माइनस कर दूं तो मुझे मेरा इनकम पोर्शन आ जाएगा। सो दैट इनकम पोर्शन इज 755,800। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? तो नाउ ओपनिंग इन्वेस्टमेंट इज 71,46,700, क्लोजिंग इज 94,57,700 अपॉन 2। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इज माय रेट ऑफ रिटर्न। नाउ दिस रेट ऑफ रिटर्न विल बी अप्लाइड हियर। 27,600 डिवाइड बाय 2 दैट इज माय एवरेज एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये तो इस साल का। अब बच्चों ध्यान से, हाँ लॉजिक समझो। क्या लास्ट ईयर भी कुछ एक्सेस कंट्रीब्यूशन था? यस, वो लास्ट ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन इस साल भी तो इन्वेस्टेड ही होगा। तो लास्ट ईयर का वो जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन था, लास्ट ईयर का जो एक्सेस इंटरेस्ट था, उस पर भी तो करंट ईयर में इसी रेट से इनकम कमा रहे होगे। यस और नो? क्योंकि वो भी तो इस साल इन्वेस्टेड है, पीएफ से वो पैसा विड्रॉ थोड़ी ना किया। तो ऑन दैट एक्सेस कंट्रीब्यूशन ऑफ लास्ट ईयर, उस पर जो इनकम इंटरेस्ट आया वो भी टैक्सेबल। तो सर इसको डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं किया? तो बच्चों इसको डिवाइड बाय 2 इसलिए नहीं किया बिकॉज ये तो लास्ट ईयर का एक्सेस है। लास्ट ईयर का एक्सेस है मतलब इस साल बिगिनिंग से एक्सेस पड़ा होगा। यस और नो? तो बिगिनिंग से पड़ा हुआ है तो इस पर तो इंटरेस्ट पूरे साल का कमाया होगा। हेंस इसको एवरेज नहीं करने का। लेकिन देखो इस साल का जो किया उसको एवरेज किया, फिर जो आएगा दैट इनकम विल बी टैक्सेबल। 17 to 7A। तो इतना कॉम्प्लिकेशन गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दिया। इज इट क्लियर? तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये एग्जाम में, बट बच्चों एट सीए इंटर लेवल हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए मैंने ये आपको पढ़ा दिया। अच्छे से समझ कर पढ़ कर जाओ। इज इट क्लियर? बाय बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।